अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी लास्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेली भी न्यूक्लियस है और मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस हैं। तकरीबन अगर आप देखिए कि 10% 10% ऑफ द एरिया ऑफ सेल is occupied by न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा हिस्सा है और मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सेल है और ये 10% ऑफ एरिया जो है सेल का वो न्यूक्लियस ने ऑक्युपाइड किया है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ऑटोनोमस बॉडी है सेल की। तो न्यूक्लियस को कमांडर ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसको कमांड कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, इसीलिए इसको कमांडर ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी जो मेन पार्ट्स है न्यूक्लियस की, इसी बुनियाद पर इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, इसको कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं न्यूक्लियस को। The word nucleus has been derived from Latin word which means kernel or core, nux or nut। कर्नेल कहते हैं मगज को, मगज, कोर सेंट्रल। सही है, यानी जो सेल का मगज है वो क्या है? न्यूक्लियस है। अंडरस्टैंड? अभी आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। पहले न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है, जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रोन। रॉबर्ट ब्रोन ने 1831 में 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे प्लांट सेल में। वो प्लांट सेल कौन से प्लांट के थे? ऑर्किड प्लांट्स के सेल में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किए थे। आगे बढ़ते हैं, जो प्रेजेंस और लोकेशन है, न्यूक्लियस किस टाइप सेल में पाई जाती है और किस टाइप सेल में मौजूद नहीं होती है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, सही है। नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से? जैसे बैक्टीरिया है, अर्काया है, यहाँ पर मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियस मौजूद होती है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल हम जानते हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमल्स, सब में न्यूक्लियस मौजूद होती है। नंबर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसको भी डिटेल से पढ़ लेंगे। तो तमाम यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट कौन से यूकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते हैं? एक्सेप्ट इन मेच्योर, जो मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज है, मेमेलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल में मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट के फ्लोएम, जो फ्लोएम के ट्यूब सेल होते हैं, स्यू ट्यूब सेल होते हैं, स्यू ट्यूब सेल्स में ये मौजूद नहीं होते। सही है, ये दोनों बातें याद रखनी है। तमाम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है सिवाय रेड ब्लड सेल के, और जो फ्लोएम के स्यू ट्यूब सेल्स हैं इसमें मौजूद नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं नंबर्स की तरफ। न्यूक्लियस ऐसे सेल भी है, यूकैरियोट्स की मैं बात करता हूं, ऐसे सेल्स भी है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होती। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल, ई न्यूक्लिएटेड और ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटिक सेल, यानी द सेल without nucleus, the cell without nucleus
जिसकी एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। वो एग्जांपल कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। और सीयू ट्यूब सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लिएटेड सेल, या ये कैरोटिक सेल, या इन्यूक्लिएटेड सेल। नेक्स्ट जाते हैं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। ज्यादातर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। मोनोन्यूक्लिएटेड हार मोनोकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल। तो ऐसे सेल जिसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? एक न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। दिस सेल हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाई न्यूक्लिएटेड सेल। डाई न्यूक्लिएटेड और डाई कैरियोटिक सेल, और डाई कैरियोटिक सेल, सही है। तो ऐसे सेल जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होती है, या वो सेल जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं डाई न्यूक्लिएटेड या डाई कैरियोटिक सेल। डाई मीन्स दो, कैरियोन मीन्स क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। पैरामीशियम अपने प्रोटोजोन में पढ़ा होगा। तो पैरामीशियम में एक प्रोटिस्ट है जो प्रोटोजोन ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके पास दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियोटेड सेल। पॉलीन्यूक्लियोटेड सेल्स, ऐसे सेल जिसमें मेनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द सेल्स हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, the cells having many nuclei, ऐसे सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटेड सेल या पॉलीकैरियोटिक सेल, पॉलीकैरियोटिक सेल्स। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी है स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ओस्टियोक्लास्ट है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, इसमें भी ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और लोअर ऑर्गेनिजम्स है ओपालिना में भी ज्यादा मोर देन 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ओपालिना एक ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं। इसके पास भी या इसके सेल में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। नंबर्स भी क्लियर हो गए कि कितनी तादाद में कौन से सेल में न्यूक्लियाई पाए जाती है। अभी आगे चलते पोजीशन के बारे में। अगर आपने पढ़ा होगा पहले लेक्चर में भी हमने पढ़े थे प्लांट सेल। एक प्लांट सेल है, सपोज एक हमारे पास क्या है? एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल है, और ये हमारे पास क्या है? प्लांट सेल है। तो दोनों सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन किस तरह है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो ये खास करे पॉइंट नोट करना है। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल के अंदर एक साइड पे मौजूद होता है। क्यों एक साइड पे मौजूद होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर हो गया? प्लांट सेल में एक साइड पे मौजूद होता है न्यूक्लियस, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। सही है, ये न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी आगे बढ़ते, ये स्ट्रक्चर है, सही है, यहां तक तो हो गया। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, इसकी तफसील हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस की जो शेप होती है ये ज्यादातर स्फेरिकल शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। चलो शेप भी यहाँ पढ़ लेते हैं। शेप, जो न्यूक्लियस के शेप होते हैं
ये किस शेप में होते हैं? ये ओवल शेप में भी हो सकते हैं, ओवल शेप, राउंडेड शेप में भी हो सकते हैं। बाज सेल में ये इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप में भी ये हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर को तफसील से पढ़ते हैं। एक टाइपिकल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह है। न्यूक्लियस से सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। सही है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी हमारे पास है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया यहां तक? न्यूक्लियस is surrounded by double membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane। दोनों न्यूक्लियर के दरमियान एक स्पेस मौजूद होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो डायमीटर है वो तकरीबन कितना है? 10 टू डायमीटर नहीं, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस की डिस्टेंस है फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस जो स्पेस है इसकी डिस्टेंस 10 टू 15 नैनोमीटर है। सही है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इकट्ठे हम क्या नाम देंगे? इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक और नाम भी है, ये भी आपने याद रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं कैरायोटिका, कैरायोटिका, इसको कैरायोटिका भी बोलते हैं। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज कैरायोटिका। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड, ये जाली नुमा होती है, ये सुराखदार होती है, इस पे छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराखों को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिकिंग होती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक से निकला है, यानी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रैफिकिंग। सही है। तो इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म से और साइटोप्लाज्म से चीजों की, मटेरियल की एक्सचेंज हो रही है, यानी यहाँ से जो भी प्रोटीन बनेंगे, आरएनए है या दूसरे जो भी मिनरल्स है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियर पोर से गुजर के साइटोप्लाज्म से आते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड विद numerous pores, these pores are called न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, एक और ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियर पोर्स की जो इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होती है। इन कॉम्प्लेक्सेस को हम नाम देते हैं, नब्स का नाम देते हैं मुख्तसर तौर पर। नब्स से क्या मुराद है? न्यूक्लियोपोराइंस, न्यूक्लियोपोराइंस, जिसमें परमिएजेस भी शामिल होते हैं, परमिएजेस भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये अलाउड करते हैं इन मटेरियल्स को कि पोर से गुजर सके, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सके, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ सके। ये बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज नॉन मेम्ब्रेनस राउंडेड बॉडी, दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इस बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। सही है, बात क्लियर हो गई, न्यूक्लियोलस। अब ये जो एरिया है बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस एरिया को क्या कहते हैं? जिसको न्यूक्लियस का मैट्रिक्स भी कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक भी बात क्लियर हो गई, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियो
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या मौजूद होती है, उसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के बिल्कुल पेरिफेरल एरिया में, एक किनारों पे और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब यहाँ पर प्रोटीन के कुछ धागे मौजूद होते हैं जो मैश की सूरत में मौजूद होते हैं, एक जाल की सूरत में मौजूद होते हैं, एक लेयर बना रहे होते हैं बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्म के पेरिफेरी में या पेरिफेरल पोर्शन में। इन धागों को हम नाम देते हैं, इस लेयर को कहते हैं न्यूक्लियो, या इसको कहते हैं न्यूक्लियो लेमिना, न्यूक्लियो लेमिना, which is consists of protein filament, which is consists of protein filament। इन न्यूक्लियोलेमिना का क्या फंक्शन है? Provide mechanical support to nucleoplasm and nucleus and maintain the shape of the nucleus। न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसको सपोर्ट पर हम करते, एक सपोर्टिव रोल है इसका। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियोलस देयर आर इंपॉर्टेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक ऑर्गन्स। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड, इन थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स। इन धागों को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स या क्रोमाटिन, क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन, जो कि इंपॉर्टेंट जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स के लेक्चर नेक्स्ट होगा, हमारा अगला लेक्चर क्रोमोसोम्स का होगा। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन इंपॉर्टेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम भी है, इसको हम केरायोप्लाज्म भी कहते हैं, केरायोप्लाज्म भी कहते हैं, या इसको न्यूक्लियस का मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। सही है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद होती है? क्रोमोसोम्स के अलावा फ्लूइड मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियेसिस है, पॉलीमरेसिस है, एटीपेसिस है। इसके अलावा मिनरल्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन क्या है और न्यूक्लियोलस कैसे बनती है? न्यूक्लियोलस को अगर हम देखें इसकी केमिकल कंपोजिशन, तो न्यूक्लियोलस में 85% तक इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन से बनी होती है, और इसमें 10% आरएनए मौजूद होते हैं, स्पेशली कौन से आरएनए है? आरआरएनए है, और 5% इसमें डीएनए मौजूद होते हैं। सही है, डीएनए मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोलस को कौन बना रहे होते हैं? न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम्स में एक रीजन मौजूद होती है। सपोज ये इधर ये जो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे क्रोमोसोम्स के जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसके करीब होते हैं, न्यूक्लियोलस के साथ टच होते हैं, और यहाँ से इस तरह शो होते हैं कि ये न्यूक्लियोलस को बना रहे होते हैं। इन रीजन्स को हम कहते हैं नॉर। क्या नाम है इसका? नॉर। नॉर मतलब क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसको मैं क्रोमोसोम्स के लेक्चर में तफसील से बताऊंगा। ये नॉर रीजन क्रोमोसोम्स पे कहाँ इसकी लोकेशंस है उसकी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो देयर आर नॉर रीजन इन द क्रोमोसोम्स which are attached with the nucleolus and help in the formation of the nucleolus। ये न्यूक्लियोलस को बना रहे होते हैं। कौन बना रहे होते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है उसका मेन फंक्शन क्या है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इन राइबोसोमल पार्ट्स को कौन बना रहे होते हैं? न्यूक्लियोलस बना रहे होते हैं। इस न्यूक्लियोलस को आप ये भी कह सकते हो कि राइबोसोम्स फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी राइबोसोम्स की फैक्ट्री किसको कहते हैं?
न्यूक्लियोलस के कहते हैं। इस फंक्शन की वजह से कि राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इसी वजह से हम इसको कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री। क्लियर हो गया। ये तो था एक स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अब डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन देखें तो फंक्शन इसकी मुख्तसर हम बयान कर देंगे एक ही लाइन में कि क्या फंक्शन हो सकते हैं न्यूक्लियस के। देखो न्यूक्लियस का एक अहम रोल है, जिस तरह इसका नाम है न्यूक्लियस, या इसको शुरू में मैंने कहा इसको कमांडर ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सेल। सेल में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो लिपिड सिंथेसिस हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या आरएनए बन रहे हैं, यहाँ से जो कुछ भी सेल के अंदर हो रहा होता है वो न्यूक्लियस के कमांड से हो रहा है। सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस कंट्रोल all the activities in cell। सेकेंड जो है फंक्शन है, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि कैराइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जीन्स कैराइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जीन्स हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में को ट्रांसफर करते हैं क्रोमोसोम्स। तो सेकंड हम ये कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स present inside the nucleus control genetic activity such as transmission of hereditary characters from parents to offspring, ठीक हो गया। तो ये दो फंक्शन आपने याद रखने हैं। अभी देखो स्ट्रक्चर भी हो चुका है, इसकी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, और क्रोमोसोम्स के जो फंक्शन होते हैं, सॉरी इसको फंक्शन लिख देते, फंक्शन, ये क्रोमोसोम्स के फंक्शन है। अब क्रोमोसोम्स के फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम्स के फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस कौन सी ऑर्गेनेली है? न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस इज ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, एंड न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा क्रोमोसोम्स, जो इसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर देंगे।